बीए थर्ड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आज पॉलिटिकल साइंस में जो अपना थर्ड ईयर में पहला जो प्रश्न पत्र है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसका जो टॉपिक है अरस्तु, वह टॉपिक का नाम सुन ले पहले। अरस्तु का आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। अरस्तु का आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। या प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक था और अरस्तु यथार्थवादी था, स्पष्ट कीजिए। आज का यह टॉपिक है कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। या प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक था और अरस्तु यथार्थवादी था, स्पष्ट कीजिए। पहले विद्यार्थी, सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत हुई थी यूनान देश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूनान देश से। वहाँ से शुरुआत हुई थी और उस समय देश को राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब देश के अंदर कोई राज्य अर्थात कोई अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए तो उस समय देश नहीं राज्य कहा जाता था। वर्तमान में देश में राज्य बन गए। तो इस प्रकार अरस्तु कल्पनावादी नहीं था। सबसे पहले प्लेटो हुआ, लेकिन वो प्लेटो कल्पनावादी था, आदर्शवादी था। और इसके अपोजिट अरस्तु था। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था, अर्थात राजनीति था। तो अरस्तु ने अपनी वास्तविक चीज़ यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में आदर्श राज्य किस प्रकार हो यानी वास्तविक के बारे में बताया। तो सबसे पहले अपन पहले विद्यार्थी पढ़ेंगे कि अरस्तु का आदर्श राज्य का वर्णन। पहला पॉइंट, आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। अरस्तु ने यह कहा कि अपन आदर्श की बातें करने से व्यक्ति का विकास नहीं होगा। पहला जो उनका लक्ष्य है, टारगेट जो होता है, लक्ष्य, कोई भी चीज़ का लक्ष्य बनाने पर ही वह सफल हो पाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा भी अगर जब भी नैतिक विकास होगा कि वह उनका लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य में किसी भी प्रकार की काल्पनिक बातें नहीं हो और उसमें लक्ष्य में सारी संपूर्ण बातें यथार्थवादी बातें हो, तभी व्यक्ति का विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मध्यम मार्ग का सिद्धांत संवैधानिक शासन व्यवस्था। मध्यम मार्ग, संवैधानिक शासन व्यवस्था। अरस्तु राजतंत्र शासन व्यवस्था अर्थात राजा का शासन नहीं मानता था। प्लेटो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र शासन व्यवस्था को मानता था कि एक राजा होना चाहिए और उस राजा के द्वारा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक अपोजिट अरस्तु था। अरस्तु ये कहता था कि राजतंत्र शासन व्यवस्था से संपूर्ण विकास नहीं, क्योंकि राजा अपनी मनमर्जी से शासन चलाता था, उसमें जनता का अधिक विकास नहीं हो सकता है। तो उस सरकारों का गठन संवैधानिक आधार पे हो, मध्यम मार्ग हो और संवैधानिक शासन व्यवस्था हो, अर्थात लोकतंत्र शासन व्यवस्था हो, जनता के द्वारा अपना मत का प्रयोग करें और अच्छे व्यक्तियों का चुनाव हो, ताकि वह जनता के मध्य रहें, बीच में जाकर जनता की जो भी समस्या उनके बारे में सुन सकें। और सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही हो सकती है। तो उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच के रास्ता शासन व्यवस्था अपनाया और उन्होंने शुद्ध रूप अशुद्ध रूप के बारे में भी जिक्र किया है अरस्तु ने। लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो शासन व्यवस्था है वे संवैधानिक यानी संविधान, देश का संविधान हो और संविधान के अनुसार ही सारे कार्य हो, अर्थात संविधान होगा, नियम होंगे, नियम के आधार पर ही कार्य किए जा सकते हैं। तो अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, चाहे सरकार भी क्यों नहीं कर रही हो, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार संवैधानिक शासन के द्वारा ही हमेशा शासन होना चाहिए और वह शासन व्यवस्था ही, संवैधानिक शासन व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था हो सकती है। तीसरा पॉइंट, विधि की सर्वोच्चता, अर्थात विधि का मतलब है कानून की सर्वोच्चता। देश के अंदर
संपूर्ण देश के अंदर एक प्रकार का कानून होना चाहिए, अर्थात एक प्रकार का नियम होना चाहिए, उसमें प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, धनाढ़ी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सभी पर एक प्रकार का कानून होना चाहिए। और वही तो इसलिए कहा कि कानून ही सर्वोच्च है, विधि के आधार पर ही शासन होना चाहिए। वही राज्य अर्थात वही देश आदर्श बन सकता है केवल कल्पना से। यहाँ अलग अलग राज्यों में या एक देश या दूसरे देश अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग कानून, वहाँ विधि की सर्वोच्चता नहीं होगी। चौथा पॉइंट, जनसंख्या। जनसंख्या, आदर्श राज्य में भी जनसंख्या का बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जनसंख्या किस प्रकार सारे व्यक्ति कार्य करें, किस प्रकार जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ाएं, जहां कंट्रोल करने की आवश्यकता वहां कंट्रोल करें। तो आदर्श राज्य में जनसंख्या का होना भी जरूरी है। पांचवा पॉइंट, प्रदेश। आदर्श राज्य के अंदर राज्य जब भी बन पाएगा जब वो एक प्रदेश हो। प्रदेश के द्वारा ही राज्य बना जा सकता है और उसमें आदर्श शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। 6 पॉइंट, नागरिकों का चरित्र। सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है कि जिस राज्य के अंदर आदर्श की बातें करें वहाँ प्रत्येक नागरिक का चरित्र अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी के द्वारा शासन किया जाए वह शासन भी ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाल फीताशाही, हर जगह भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही को भ्रष्टाचार भी कहते हैं, भ्रष्टाचार को लाल फीताशाही भी कहते हैं, और वो किस प्रकार दूर हो और उसके लिए नागरिकों का चरित्र होना जरूरी है, अर्थात व्यक्ति की वैल्यूएशन होना जरूरी है। चरित्र के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है और राज्य का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर जो भी योजना बने प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचे, आए और वो जागरूक हो। और ये जब भी हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा आयाम है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सारे अपने परिवार के हो, समाज के हो, राज्य के हो, देश के हो, सबका विकास शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। अगला, राज्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। राज्य की स्थिति की अच्छी के लिए उस राज्य में जो भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करें, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको समझाएं कि आपके अनुकूल ये कार्य करें, ये नहीं हो रहा तो इसे छोड़ दें, दूसरा कार्य करें, तो राज्य की स्थिति अच्छी होगी। तो निश्चित है उस राज्य के एक आदर्श के बारे में उसे आदर्श माना जाएगा, अर्थात इस राज्य में संपूर्ण चीज़ें, संपूर्ण शासन व्यवस्था विधि विधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान बना हुआ है उसी के अनुसार ये चल रही है। तो राज्य की स्थिति का भी होना, अच्छी स्थिति का भी होना जरूरी है। अगला पॉइंट, 9 पॉइंट, राज्य में विभिन्न वर्ग। देश के अंदर जो राज्य होता है उनमें अलग अलग वर्ग का होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ग, धनवान वर्ग का भी होना जरूरी है, गरीब वर्ग का भी होना जरूरी है, मध्यम वर्ग का भी होना जरूरी है, ताकि उसमें एक दूसरे का विकास हो सके। इस प्रकार विभिन्न वर्गों का होना भी जरूरी है। अगला 10 पॉइंट, आर्थिक व्यवस्था। राज्य की समुचित व्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छी होनी चाहिए ताकि उस राज्य का विकास हो सके। और अगला लास्ट पॉइंट 11वां, महिलाओं को साम्यवाद नहीं, यानी अरस्तु का यह मानना था प्राचीन समय में महिलाओं को किसी प्रकार का कार्य नहीं करने दिया जाता था कि महिलाओं में सहन शक्ति नहीं। आज वर्तमान समय में महिलाएं चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अच्छा अपना विकास चाहे समाज में हो, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे देश में हो। इस प्रकार साम्यवाद मतलब महिलाओं को इस प्रकार से नहीं देखें कि भाई महिलाएं अच्छा ढंग से कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान में महिलाएं अपना हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है, अपना नाम रोशन
कर रही है, अपने समाज का भी हो रहा है, अपने परिवार का भी हो रहा है और राज्य का भी हो रहा है और देश का भी हो रहा है। तो इस प्रकार महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की सहभागिता होना भी जरूरी है। जब ये जाकर अरस्तु का ऐसा मानना था, जब ये जाकर आदर्श राज्य सिद्धांत की जो कल्पना है सही ढंग से वास्तव में वह हो सकती है। आज का ये टॉपिक आदर्श राज्य वाला समाप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, BA पार्ट 3 ईयर के बहुत बहुत आपको धन्यवाद।